कैसे हो बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स कंटिन्यू चल रहा है और आपको मैंने चैप्टर नंबर 8 प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तक पढ़ा दिया है। आपका नेक्स्ट चैप्टर है थ्योरी ऑफ सप्लाई। इसके बाद आपके 2 चैप्टर और बचेंगे, जो एक मार्केट है और मार्केटिंग का दूसरा भी चैप्टर है, मार्केट इक्विलिब्रियम है आई थिंक। ठीक है, तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स लगभग खत्म होने जा रहा है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा इसके बाद मैं आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूं या फिर इंडियन डेवलपमेंट स्टार्ट करूं। ठीक है, आप तो भाई व्यूज और वो सब तो नाम के हैं, कोई व्यूज वगैरह आ नहीं रहे हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन कोई नहीं, प्रयास करते रहते हैं और लगे रहो, कुछ ना कुछ होता है। इसी विश्वास के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं और कंटिन्यू, अगर 5 बच्चे भी 2 बच्चे भी मुझसे पढ़ रहे हैं इनफ है, कम से कम 2 बच्चों या 3 बच्चों तक तो मैं पहुंच रहा हूं, बहुत है इतना, काफी है। चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर भाई सबसे पहले हम जान लेते हैं थ्योरी क्या होती है। सबसे पहले हम जानते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई में सप्लाई क्या होता है। ठीक है, सप्लाई इट रिफर्स टू द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। भाई जो भी कमोडिटी की क्वांटिटी होगी वो डिफरेंट होगी और दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल, और उस डिफरेंट कमोडिटी की क्वांटिटीज को एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, सेल करेगा डिफरेंट प्राइस पे विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या होगा भाई, इसमें एक सेलर अपनी कमोडिटी को डिफरेंट प्राइस पर, मतलब डिफरेंट क्वांटिटी है, एक जैसी क्वांटिटी नहीं होगी, अलग अलग क्वांटिटी होगी उसके पास, वो फिर अलग अलग प्राइस पर उसको सेल करेगा और एक दिए गए समय पर। इसी को हम क्या कहते हैं, सप्लाई। अब चलिए हम अगला टर्म जान लेते हैं, क्वांटिटी सप्लाई क्या है भाई। क्वांटिटी सप्लाई इट रिफर्स टू द पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। ये एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है भाई। ठीक है, तो पर्टिकुलर है, एक निश्चित क्वांटिटी है, निश्चित मात्रा में, उसको क्या करता है एक सेलर सेल करने के लिए ऑफर देता है एक पर्टिकुलर टाइम एंड पीरियड में। ठीक है, जब भी एक सेलर एक निश्चित समय पर एक निश्चित वस्तु की मात्रा को जब भी बेचने जाता है उसे हम क्वांटिटी सप्लाई कहते हैं। आई थिंक आपको क्वांटिटी सप्लाई एंड सप्लाई समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अब सप्लाई में हम जान लेते हैं सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। देखिए इससे पहले मैंने आपको डिमांड चैप्टर पढ़ाया है। डिमांड चैप्टर जस्ट अपोजिट है सप्लाई के, या फिर आप कह सकते हैं सप्लाई जस्ट अपोजिट है डिमांड के, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब भाई मैंने इसमें आपको बताया था, वहां पर मैंने बताया था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भाई, तो यहीं पर इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है। अगर किसी एक व्यक्ति का, अगर मैं मान लूं मोहन है, मोहन का मैं शेड्यूल ऐसे बना दूं तो ये भाई मोहन का शेड्यूल हो गया। ठीक है, इंडिविजुअल शेड्यूल है। यहीं पे अगर मैं मार्केट शेड्यूल, इसी के साथ मोहन के साथ सोहन भी आ जाए तो सोहन का भी अगर मैं बना दूं तो भाई ये हो गया, और इन दोनों का टोटल कर दूं, इन दोनों का टोटल कर दूं भाई, टोटल कर दूं तो ये क्या कहलाएगा, ये मार्केट सप्लाई शेड्यूल कहलाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। यहीं पर मैं बात करूं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या है, मैंने इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी पढ़ाया है भाई। क्या, जब मैं किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की सप्लाई कर्व खींच दूं, एक इंडिविजुअल पर्सन की, तो वो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कहलाएगी। और इसी के साथ अगर मैं 2 लोगों की सप्लाई कर्व खींच दूं, ठीक है, 2 लोगों की, चाहे अलग अलग आप खींच लीजिए, ये मार्केट सप्लाई कर्व हो जाएगी, चाहे एक ही में ऐसे बना लीजिए आप 2 लोगों का एक ही में बना लीजिए, तो आप आई थिंक आपको समझ में आएगा सप्लाई शेड्यूल क्या होती है, सप्लाई कर्व क्या होती है। इंडिविजुअल सप्लाई, जब हम किसी एक व्यक्ति के लिए सप्लाई शेड्यूल बनाए तो भाई इंडिविजुअल सप्लाई कहलाएगी। अगर मार्केट में अगर मैं 2 या 2 से अधिक लोगों की मार्केट सप्लाई शेड्यूल बनाऊं तो भाई वो मार्केट सप्लाई शेड्यूल कहलाएगी। तो आई थिंक ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप बुक में ही देख के समझ जा रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत हो नहीं रही होगी आप लोगों को। चलिए मैं आगे बात करता हूं कि भाई सप्लाई को हमने डिमांड चैप्टर में भी देखा था। डिमांड चैप्टर में भी डिमांड को इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स थे। उन फैक्टर्स में ऐसे ही यहां पर भी क्या है, सप्लाई को भी इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर हैं। तो देखिए सप्लाई को इफेक्ट करने वाले फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर आता है प्राइस ऑफ गुड। प्राइस ऑफ गुड भाई किस तरह से इफेक्ट करता है प्राइस ऑफ गुड। आपने देखा था डिमांड में, मैं आपको डिमांड रिवीजन कराई चलता हूं। जब किसी कमोडिटी की प्राइस राइज होती थी, प्राइस बढ़ती थी, तो डिमांड क्या हो जाती थी, घट जाती थी। तो नेगेटिव रिलेशन था कि नहीं, इसके बीच में नेगेटिव रिलेशन था। लेकिन सप्लाई चैप्टर में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सप्लाई में क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। समझिएगा कैसे होगा, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है, किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो एक आप प्रोड्यूसर की नजर से देखिए, सप्लाई में आपको सप्लाई बढ़ानी है, आप प्रोड्यूसर है,
आप एक बायर नहीं है, आप एक प्रोड्यूसर है, आप एक सेलर है। तो आप क्या करेंगे, किसी वस्तु की अगर प्राइस बढ़ गई, किसी कमोडिटी की प्राइस राइज हो गई, तो आप क्या चाहेंगे, सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाए, राइज हो जाए। मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है भाई इसमें। तो यही चीज है प्राइस ऑफ कमोडिटी। जब भी प्राइस ऑफ कमोडिटी, किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए, किसी भी प्राइस इंक्रीज हो जाए किसी भी कमोडिटी की, तो भाई क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इसी का वाइस वर्सा, अगर प्राइस घट जाए तो क्वांटिटी सप्लाई भी घट जाती है। मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मतलब घट रहा है तो ये भी घट रहा है। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला फैक्टर के बारे में बात करते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या है, मैंने आपको बताया था डिमांड चैप्टर में, भाई रिलेटेड गुड में सब्स्टिट्यूट गुड आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड आते हैं, नॉर्मल गुड आते हैं, इंफीरियर गुड आते हैं। मैंने ये आपको बताया है, यहां पर इतने विस्तार से नहीं पढ़ना है आपको, बस ये जानना रिलेटेड गुड कैसे इफेक्ट करते हैं। अगर टी की प्राइस बढ़ जाए, आप एज अ प्रोड्यूसर है, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं कि भाई यहां पर आप रिलेटेड गुड में कैसे समझेंगे। अगर मान लीजिए आप सपोज मैं एक सब्स्टिट्यूट गुड कॉफी और टी को लेता हूं, कॉफी और टी को लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे टी की अगर प्राइस बढ़ जाएगी, टी की प्राइस बढ़ जाएगी, तो एक सेलर क्या सोचेगा, भाई टी तो महंगी हो गई है ना, मैं तो टी ही बेचूंगा, तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी, टी की बढ़ जाएगी। तो यहां पर भी देखिए पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना। तो जब भी टी की प्राइस बढ़ी तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि एक प्रोड्यूसर हमेशा प्रॉफिट चाहेगा, वो महंगी चीजों को बेचना चाहेगा। आई थिंक आपको रिलेटेड गुड भी समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्रीज। अब देखिए इंडस्ट्री में क्या है, नंबर ऑफ फर्म जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा क्या होगी भाई, मार्केट कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। तो एक सेलर क्या चाहेगा, एक सेलर चाहेगा ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज आए, जिससे क्या हो भाई, कमोडिटी और कॉस्टली हो, और कॉस्टली हो तो इसमें भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर नंबर ऑफ फर्म बढ़ जाएंगी तो भाई क्वांटिटी सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, इसमें प्राइस से लेने देना नहीं है। अब ज्यादा से ज्यादा अगर फैक्ट्रियां लग जाएं, मान लीजिए आप जिस भी शहर में रहते हो, छोटे शहर में रहते हो, बड़े शहर, वहां अगर ज्यादा उद्योग इंडस्ट्री लग जाए तो वहां पे क्वांटिटी सप्लाई अपने आप ही क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहां पर भाई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो सेल भी तो होगी जल्दी जल्दी। तो ये तो सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ फर्म इंक्रीज हो जाए तो भैया क्वांटिटी सप्लाई अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो भैया इसमें भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर घट जाए, अगर इंडस्ट्रीज कम रहे, नंबर ऑफ फर्म्स कम रहे, तो क्वांटिटी सप्लाई घट जाएगी, नॉर्मल सी बात है। चलिए अगली बात करते हैं, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का क्या है भाई, अगर भाई टेक्नोलॉजी में ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी चीज में टेक्नोलॉजी को लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी को भी चीज को टेक्नोलॉजी में लगा रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे कि मैं इस टेक्नोलॉजी को एज अ सेलर के वे में सोचना है, एज अ सेलर के वे में सोचना है, टेक्नोलॉजी लगाऊं तो भाई, लेकिन यार जो इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट है ना कम से कम है। आप हमेशा यही सोचेंगे एज अ प्रोड्यूसर, आप सोचेंगे कि भाई प्रोडक्शन कॉस्ट जो है हमारी वो कम से कम आए, ठीक है, और मैं ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर सकूं। तो यहां पर क्या है, टेक्नोलॉजी में कॉस्ट कम हो, टेक्नोलॉजी को ज्यादा लगाना चाहता है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजी को ज्यादा लगाना चाहता है लेकिन कम पैसे में लगाना चाहता है। और अगर वो लगाएगा तो नॉर्मल सी बात है यार, आप किसी भी, जैसे आप कोई चीज बना रहे हैं, आप ये डस्टर बना रहे हैं, आप अगर हाथ से बना रहे हैं तो आपको समय लगेगा ना, लेकिन वहीं पे आपने इसकी जगह, हाथ की जगह, हैंडलूम की जगह आपने टेक्नोलॉजी का काम किया तो ये बल्क में बनना शुरू हो जाएगा, एक पीस नहीं, अब ये हर 10 मिनट पे हजारों पीस निकल सकता है ना, तो आपको 10 मिनट इसको एक सिंगल को बनाने में। तो भाई टेक्नोलॉजी जहां पे भी आएगी क्या होगा भाई, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी, और टेक्नोलॉजी जहां कम रहेगी वहां क्वांटिटी सप्लाई घटी रहेगी, नॉर्मल सी बात है। इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गए होंगे कैसे सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। चलिए दो और हैं, ठीक है, अगला हम जान लेते हैं बिजनेस एक्सपेक्टेशन। अगर बिजनेस एक्सपेक्टेशन है कि कल किसी भी फोन या मोबाइल, या आप लोग मोबाइल, टैबलेट वगैरह ये सब बहुत ज्यादा यूज में है, अब तो भाई हाथ पैर हो गया है, बाइक हो गई ये सब, तो अगर आपको क्या बोलते हैं, आपको एज अ बायर पता चले कि कल रेट बढ़ने वाला, तो आप आज ही जाके खरीद लेंगे। लेकिन सेलर क्या सोचता है, सेलर की नजर सोचना, मैं बार बार बोल रहा हूं, सप्लाई में आप बायर की नजर हटा ही दीजिए, आप हमेशा सोचिए मैं एक सेलर हूं, मुझे बेचना है। तो आप बेचने पहुंचेंगे तो आपकी सोच क्या होगी, कल यार प्राइस जो है इंक्रीज होने वाला है, तो आज बिके ना बिके कोई दिक्कत नहीं यार, कल बढ़ जाएगा, कल बेचेंगे।
तो हमेशा क्या है, वो सोचेगा कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई प्राइस बढ़ने वाली है, तो भाई क्वांटिटी सप्लाई भी वो कल बढ़ाने वाला है, क्योंकि वो प्रॉफिट चाहता है। और अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस घटने वाली है, तो क्वांटिटी सप्लाई वो नॉर्मल से कम करेगा, क्योंकि एक सेलर है और उसे प्रॉफिट ही चाहिए, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहता है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, अब देखिए, अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज में गवर्नमेंट दो तरह की पॉलिसीज में आप जाएंगे, एक टैक्सेशन जाएंगे, एक सब्सिडीज। अगर गवर्नमेंट ने किसी कमोडिटी पे टैक्स बढ़ाया है तो भाई क्वांटिटी सप्लाई घट जाएगी। अगर टैक्स इंक्रीज हुआ है, टैक्स इंक्रीज है, तो क्वांटिटी सप्लाई घट जाएगी। और अगर सब्सिडी दी है, दूसरी चीज क्या है, सब्सिडी, अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो यही होता है गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर सब्सिडी आपको मिल जाएगी तो भाई किसी भी सेलर को सब्सिडी मिल जाएगी तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा देगा, और टैक्स किसी कमोडिटी पे ज्यादा लग गया तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई वो कम कर देता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपने इससे पहले लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ा है, आप आई थिंक 4th चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो लॉ ऑफ सप्लाई देखिए पॉजिटिव रिलेशन होता है, वहां पे क्या होता था, नेगेटिव रिलेशनशिप होता था, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, इट स्टेट दैट इफ अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज विद राइज इन इट्स ओन प्राइस एंड वाइस वर्सा। भाई अगर अदर थिंग रिमेनिंग हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सारे फैक्टर्स जितने भी ये फैक्टर्स थे, ये फैक्टर्स जो मैंने पढ़ाए हैं, आपको मैंने लगभग 6 फैक्टर्स पढ़ाए हैं, आपकी बुक में ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं एक एग्जाम में अगर 6 आते हैं और आप 6 लिख देते हैं तो वो 8 मार्क्स के भी हो तो आपको नंबर मिलेगा। डायग्राम के साथ बना दीजिए, जैसे आप डायग्राम बनाने का मैंने आपको डिमांड चैप्टर में कराया और आपकी बुक में भी है, ठीक है। तो आप देख के बना सकते हैं, बहुत इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर किसी ने डिमांड चैप्टर पढ़ा है तो वो बस उसका अपोजिट सप्लाई में करे, अपने आप ये चैप्टर के आंसर लिखते जाते हैं, ठीक है। आई थिंक मैं जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था तो मैंने डिमांड पढ़ी थी और मैंने सप्लाई चैप्टर पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे बस मैंने पढ़ा देखा, मैंने ये देखा ये तो भाई वहां नेगेटिव रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, वहां जो हो रहा था उसका उल्टा हमें सप्लाई में करना है, बस दैट्स इट। अब मैं एग्जाम में लिख देता था, ठीक है। लेकिन तब भी चैप्टर को जानना जरूरी है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए यहां पर अदर थिंग रिमेनिंग सेम, सारी बातें, सारी चीजें, जितने भी फैक्टर्स आपने पढ़े, ये सब क्या होंगे भाई, कांस्टेंट होंगे। क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज तभी इंक्रीज होगी जब उसकी प्राइस इंक्रीज हो। मैंने बताया है कि भाई क्या होता है, अगर प्राइस इंक्रीज होगी तभी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी, और इसी का वाइस वर्सा, अगर प्राइस घट गई तो क्वांटिटी सप्लाई भी घट जाएगी। तो यही तो रिलेशन लॉ ऑफ सप्लाई कहता है। आप देख सकते हैं शेड्यूल में मैंने बताया है, प्राइस है भाई 10 है, 11 है, 12 है, लेकिन सप्लाई देखिए 100 से 200 हो गई, 300 हो गई। इसी को मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया, और आप सप्लाई कर्व का डायग्राम देख लीजिए। आप डिमांड कर्व ऐसे बनाते थे, लेकिन सप्लाई कर्व ऐसे बनता है, सप्लाई कर्व ऐसे बनता है। आई थिंक आपको सप्लाई कर्व आपकी बुक में भी है, और आपको मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर आपको सप्लाई कर्व का डायग्राम बना के रखा है कि भैया देख लीजिए, प्राइस पहले P0 थी, अब P1 पे चली गई, और सप्लाई P0 थी, S0 थी और S1 पे चली गई, मतलब सप्लाई बढ़ी है, और जब बढ़ी है तो सप्लाई कर्व इस तरफ खींची गई है। तो आई थिंक आपको ये पार्ट में जितनी बातें मैंने आपको समझाई, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे जब भी मेरी वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब कुछ चैप्टर्स वगैरह बचे नहीं है। मैं एकदम स्लोली भी करूं तो बहुत जल्दी नहीं, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 5-6 वीडियो और आएगी और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 5-6 भी मैंने ज्यादा बोल दिया है, मुझे लगता है 4-5 वीडियो, 3-4 वीडियो में हो ही जाएगा, क्योंकि ये तो आज एक वीडियो होगी, इसकी एक और पार्ट आएगा, इसमें आपका थ्योरी ऑफ सप्लाई खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका भाई मार्केट है, मार्केट मेरे ख्याल से एक वीडियो लगेगा, उसके बाद सेकंड चैप्टर में शायद 2 वीडियो लग जाए, तो ऐसे ही आपका 2-3 वीडियो का और चैप्टर बचा है। आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स मेरी तरफ से पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे बार-बार आपसे 2-3 वीडियो पहले ये बोलना शुरू कर दिया हूं, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं कि आप इंडियन डेवलपमेंट पढ़ना चाहते हैं। आपका जो भी अगर 1-2 भी कमेंट आ जाता है कि भैया आप ये पढ़ा दीजिए, तो मैं उसी को स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, और अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दिए। जय हिंद, जय भारत।